वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा के बारे में। अगर आप देखोगे तो ऑर्चिड फार्मा में अभी हुआ है सर्किट, लोअर सर्किट लग गया और यहाँ पे जो प्राइस आ रही है वो जो ओएफएस की प्राइस आ रही है वो बहुत कम आ रही है। मतलब 1375 का अगर आप देखोगे भाव चल रहा है और यहाँ पे जो प्राइस दिखाई जा रही है वो करीबन यहाँ पे 375 के लगभग इसकी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं प्रमोटर जो बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पूरा चिट्टा बिट्टा है। तो इस वीडियो में हम लोग है ना ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा में ऐसी क्या प्रॉब्लम है और प्रमोटर इतने कम पे क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और आज इसमें लोअर सर्किट भी लग गया है। अगर आप देखोगे 375 का यहाँ पे फ्लोर प्राइस रखा है और 1325 इसकी भाव चल रहा है और अभी अगर आप देखोगे तो शायद ये भाव है ना और कम हो चुका है। अब यहाँ पे 72% डिस्काउंट पे प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं और लगभग जो इसमें प्रमोटर्स बेच रहे हैं वो 8% यहाँ पे शेयर बेच रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ओएफएस में क्या करना चाहिए, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हैं और वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि है ना, हम लोग ने एक वीडियो बनाया था 31 मार्च को, हम लोग ने ब्लॉग भी लिखा था और वीडियो भी बनाया था जिसमें हम लोग ने बताया था कि आप ऑर्चिड फार्मा से दूर हो जाओ। अगर आप देखोगे तो ये मेरा ओपिनियन जो है ऑर्चिड फार्मा का फाइनल थॉट्स, ये अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था यहाँ पे अवॉइड फ्रेश बाइंग और बुक पार्शियल गेंस। और 31 मार्च कोई डेट नहीं है बल्कि वो डेट है जब यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा के अंदर हाईएस्ट प्राइस देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखोगे ये 1 अप्रैल 31 मार्च को मैंने बोला था और 1 अप्रैल को यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस थी जो कि 2500 रुपये का भाव था। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि ऑर्चिड फार्मा से दूर हो जाओ दूर हो जाओ दूर हो जाओ, और लेकिन लोगों ने नहीं सुना और आज वापस यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। उसके अलावा जब हम लोग ने Q1 का रिजल्ट बनाया था तो Q4 का जब रिजल्ट आया था तो हमने बोला था प्रमोटर्स यहाँ पे स्टेक बेचेंगे क्योंकि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है और बिल्कुल वही हुआ है। और अब यहाँ पे अपन समझेंगे कि इसकी वैल्यूएशन इतनी कम कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक और हिडन प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शनली कन्वर्टेबल यहाँ पे प्रेफरेंस डिबेंचर है, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। चलो अभी यहाँ पे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन चलते हैं एनुअल रिपोर्ट पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे अपन आ जाते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर पे। अभी देखो ये क्या होता है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड जो है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलो या डिबेंचर बोलो एक ही बात होती है। अभी इनके पास जो प्रमोटर्स है, अगर आप देखोगे धानुका लेबोरेटरीज के पास यहाँ पे 14,300 जीरो कूपन बॉन्ड है जिनकी वर्थ है यहाँ पे 143 करोड़ रुपीज़। 143 करोड़ रुपीज़ इनकी नेट है ना टोटल वर्थ है। और यहाँ पे एक बॉन्ड के बदले यहाँ पे वो कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 OCD ऑफ ₹1 लाख विल बी कन्वर्टेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 143 करोड़ के जो शेयर्स 143 करोड़ के जो डिबेंचर है उसको 14.3 करोड़ शेयर्स में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब प्रमोटर्स को 14 करोड़ 30 लाख शेयर और इशू कर सकते हैं और ये ऑप्शन है, और ये इशू किसी और भाव पे नहीं होंगे बल्कि सीधा कन्वर्ट होंगे। मतलब ऑर्चिड फार्मा की बुक्स में जो डेप्ट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे है ना प्रमोटर्स को कोई पैसा भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, और ये कारण है यहाँ पे इसकी प्राइस कैसे कम हो रही है। देखो अब मैं समझाता हूँ, थोड़ा है ना टेक्निकल है बट ये आपको समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में हो रहा है। देखो अगर आप देखोगे तो ऑर्चिड फार्मा की ये अपनी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ मैं आपको। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे वेदर लिस्टेड एंटिटी हैज इशूड एनी कन्वर्टेबल इशूज, है ना, अरे ये क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिस्टेड एंटिटी ने इशू कर रखे हैं क्या, यस। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो अपन नीचे आते हैं, यहाँ टोटल है 4 करोड़ यहाँ पे 8 लाख शेयर है और इनके पास प्रमोटर के पास 4 करोड़ शेयर है, उसमें से वो कुछ यहाँ पे शेयर्स बेच रहे हैं। ठीक है, अपना 8% स्टेक वो लोग बेचने को यहाँ पे अभी ये इशू उन्होंने चालू किया है। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर पहली बात तो ये 98% स्टेक है ना, तो सेबी रूल्स के हिसाब से 75% स्टेक लाना पड़ेगा। तो 8% के बाद अभी बहुत सारे ओएफएस और आएंगे। ठीक है, और कंटिन्यू प्रमोटर बेचेगा। ठीक है, उनको लेके आना है 75% स्टेक है ना, लेके आना है, 3 साल के अंदर करना है। और ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि दिसंबर तक उनको 90% स्टेक लाना है। मैंने है ना अपने ब्लॉग में भी बोला था और सारी चीज़ें बताई थी कि ये बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे, और ये बेच रहे हैं क्योंकि दिसंबर में ही अब प्लान अप्रूव हुआ था और ये दिसंबर तक उनको 10% करना था, तो 90% हो गया। बट आने वाले 3 साल में उनको 75 पे लाना है।
अभी वो लोग क्या करेंगे, पहले तो 75 पे लाएंगे और 75 से शायद कम पे भी ले आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास 4 करोड़ शेयर है और 14 करोड़ शेयर खरीदने का उनके पास एक और ऑप्शन है। अगर अपन टोटल यहाँ पे मिला ले तो 18 करोड़ शेयर होते हैं, ठीक है। 18 करोड़ शेयर की अभी कैलकुलेशन कैसे बैठेगी और ये जो 375 का भाव लाया है ये कैसे लाया मैं समझाता हूँ। देखो, आज की तारीख में नेटवर्थ जो है आपकी 653 करोड़ है। 653 करोड़ को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो यहाँ पे 18 करोड़ से, ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली बुक वैल्यू आएगी, तो आपकी जो बुक वैल्यू पर शेयर आएगी ना, जो अभी अगर आप देख रहे हो 160 है, वो सीधा आपकी हो जाएगी 36 रुपये। 36 रुपये बुक वैल्यू पर शेयर हो जाएगी। उसको अगर आप प्राइस टू बुक रेशो से मल्टीप्लाई करते हो जो कि 8 चल रहा है, तो 36 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 290 रुपये का कुछ भाव आएगा। मतलब इसकी एक्चुअल वर्थ अगर आज की भी प्राइस टू बुक रेशो ले ले उसके हिसाब से 290 का भाव आता है। और प्रमोटर यहाँ पे इसको प्रीमियम में बेच रहे हैं, ठीक है। अभी प्रमोटर भी मतलब इवन है ना, प्रमोटर यहाँ पे और ज्यादा रेट में बेच रहा है, ठीक है। करंट भाव से भी अगर आप देखोगे तो और ज्यादा में बेच रहा है। थोड़ी कैलकुलेशन लोगों को अजीब लगेगी और आप बोलोगे यार आप ये क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, बट ये ऐसा ही है, ठीक है। तो बल्कि 375 भी इसका एक्चुअल भाव नहीं है, इसका एक्चुअल भाव 290 है। क्यों? अब मैं यहाँ पे वापस समझाता हूँ। प्रमोटर ने यहाँ पे 4 करोड़ शेयर होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनको 14 करोड़ शेयर्स और मिल जाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका जो अभी 2% का स्टेक है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2% अगर आप देखोगे अभी 4 करोड़ 8 लाख में से 8 लाख शेयर्स है, ठीक है। बाद में अगर आप ऐसे समझो 18 करोड़ शेयर्स हो जाते हैं और उसमें से बहुत कम अगर आप मिल जाएगा, मतलब प्रमोटर के पास तो आज भी 14 करोड़ लेने का ऑप्शन है ना। 143 करोड़ के जो बॉन्ड्स हैं उसको 14.3 करोड़ इक्विटी शेयर में कर सकते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा। बट ये एक्चुअल वैल्यूएशन है जो मैं आपको समझाने वाला था। जो लोग बाग आज समझना चाह रहे हैं ना कि 375 में कैसे वो लोग बेच रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो ये उसका एक्चुअल वैल्यूएशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ओएफएस में करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, मैं तो 2500 रुपये भी बोला था। मैंने कहा कि ये है ना आपको डबल डिजिट क्या है, बल्कि है ना डबल डिजिट में भी दिख सकता है। मैंने आपको डबल डिजिट क्या, सॉरी मैं ट्रिपल डिजिट में भी आएगा, 1000 के कम भी आ सकता है। 1500 1200 तो मैंने उसी टाइम बोल दिया था, मैं कहा आएगा ही आएगा। और अभी लास्ट टाइम जब हमने क्वार्टर 4 का वीडियो बनाया था तब मैंने बोल दिया था, मैं कहा ये 1000 के नीचे जाएगा ही जाएगा। और आप, मैंने बोला था आप अपना स्टेक बेच दो, दूर हो जाओ, फटाफट निकल लो। और यहाँ पे अभी भी जिन लोगों ने हमने सुन लिया था उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया है एंड दे आर वेरी थैंकफुल टू अस। और हम भी मतलब अच्छा लगा हमको कि किसी का पैसा बचा है। तो अभी भी मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि ओएफएस में अप्लाई मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है। अच्छा, एक और ऐसे ही क्वेश्चन अभी अगर आप लोग बाग समझना चाहेंगे ना कि ऐसा एक और एग्जाम्पल बताइए, तो मोनात इस्पात है। मोनात इस्पात में जो कि JSW इस्पात स्पेशल प्रोविजन कंपनी करके है, उसका 50 रुपये का भाव था, ठीक है। और यहाँ पे उसको है ना 35 रुपये पे लेके आए ओएफएस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इन कंपनी से दूर रहना चाहिए। आलोक इंडस्ट्रीज में भी अपन ने देखा था कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर या इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करा लिया था। हमेशा मैं बोलता हूँ आईबीसी कंपनीज जो इंसॉल्वेंट कंपनीज है ना उनसे दूर रहो, इंसॉल्वेंसी से पहले भी और इंसॉल्वेंसी के बाद भी, क्योंकि उनके पास ऑप्शनली कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे वो अपना इक्विटी और बढ़ा सकते हैं। और वो तब बढ़ाते हैं जब बाजार में भाव बढ़ जाता है, ताकि उनके जो है ना उनका गेन है ना वो ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होंगी। और हर बार मैं जैसे कि बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएंगी डी लिस्टिंग के कारण। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका था, DHFL 6 महीने से बोल रहा था, वीडियोकॉन के बारे में बोला था। और अभी जो तीसरी कंपनी है वो जेट एयरवेज है, जिसमें या तो डी लिस्टिंग होगी या फिर इक्विटी का बहुत बड़ा राइट ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद रिलायंस होम फाइनेंस है जो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गई है। और एक और यहाँ पे कंपनी है, मैं बता देता हूँ, हाँ, उसका नाम है उत्तम गाल्वा स्टील। इन सब में यही सारी चीज़ें होंगी। आप इन कंपनी से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। आरकॉम से भी दूर रहो, वो NCLT में चल रही है, उसमें अनिल अंबानी कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग वैसे भी बहुत जल्द है ना अडाक ग्रुप पे एक फंडामेंटल एनालिसिस लेके आने वाले। चलिए, तो ये था एक बेसिकली हमारा है ना इस पे जानकारी थी। और अगर आपको थोड़ा बहुत ऑर्चिड फार्मा के बारे में जानना है तो मैं फटाफट एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ। देखो, ये ऑर्चिड फार्मा है, इसमें जो कंपनी का ओवरव्यू रहा है, एक तो ये है ना फिनिश डोजेज का बिजनेस करती है और API का बिजनेस करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका यहाँ पे बेसिकली एक, इन्होंने धानुका ग्रुप ने यहाँ पे इसे एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे R&D फोकस है। धानुका ने इसके लिए यहाँ पे करीबन 2500 करोड़ रुपए यहाँ पे 2500 करोड़ रुपए धानुका ग्रुप की टोटल नेटवर्थ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इनकी एक API कंपनी थी, उसके साथ यहाँ पे उसको है ना इंटीग्रेट कर दिया गया।
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बोर्ड मैनेज वगैरह है, ग्लोबल प्रेजेंस है इनकी, 60 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस होता है, बट बिजनेस यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। ठीक है, अब ये ऑर्चिड फार्मा का पूरा यहाँ पे है ना वो है कि कहाँ से कहाँ कंपनी आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट फटाफट एक ग्लैंस देना चाहता हूँ। धानुका एग्रीटेक भी बेसिकली इसी काम में काम करती है, इनका भी यही काम है, लगभग फार्मा बेस्ड कंपनी है, और धानुका लेबोरेटरीज भी यही काम करती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे धानुका जो एग्रीटेक है वो फार्म इनपुट प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये बेसिकली यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और यहाँ पे सेमेलिफ्लोरिन बनाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है। फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है दो यहाँ पे एपीआईज को मिला के जब बनाया जाता है, एपीआई और नॉन एपीआई इंग्रेडिएंट्स को, तो ये किया जाता है। ये फिर यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा की कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। अगर आप देखोगे इनकी प्रॉब्लम क्या है, हाई कॉस्ट है, फोकस मैनेजमेंट नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम है। अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। थ्रेट्स क्या है, फाइनेंशियली कंपनी वीक है, कंपनी खुद बोल रही है फाइनेंशियली वीक है, और यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे लो कॉस्ट चाइनीज प्लेयर से ज़्यादा है। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया है। फिर यहाँ पे ये इनके जो टोटल यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके बारे में दिया रखा है। फिर ये धानुका के जो ऑर्चिड की कहाँ का प्रेजेंस है उसके बारे में बताया है, और इनका कितना बिजनेस एक्सपोर्ट से होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग यहाँ पे 65% यूरोप के साथ होता है, और ओवरऑल यहाँ पे भी कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट ही ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर बाकी अगर आप देखोगे ये एपीआई कंपनी के बारे में बताया जो इनका सेलोफोरिन वाला है, और उसके बाद यहाँ पे फिनिश डोसेज फैसिलिटीज़ है IKKT, और जो कि यहाँ पे बेसिकली ये बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है। उसके अलावा F1 है। तो ये सारी चीज़ें और बाकी इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो आप देख सकते हो, बट मेरे को ओवरऑल कंपनी की प्रॉब्लम लगती है क्योंकि यहाँ पे फिनेंशियल्स बहुत वीक है। अच्छा, फिनेंशियल्स वीक है और इनकी कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ है। ये पहले तो अपना बिजनेस को रिकवर करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे नए बिजनेस को ग्रो करेंगे और डेप्ट रिडक्शन करेंगे। कंपनी ने ज़रूर बोला कि यहाँ पे डेप्ट रिडक्शन करेंगे, तो ये डेप्ट रिडक्शन का यहाँ पे फिगर दे रखा है, वो सारी चीज़ें है ही। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी कंपनी ओवरऑल यहाँ पे कर रही है काम, बट यहाँ पे मैंने जो बताया चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल है। ऑर्चिड फार्मा से अभी दूर रहना चाहिए, 1-1.5 साल तक इसको यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, कंपनी अभी अगर आप देखोगे इनकी जो फिनेंशियल्स है, तो यहाँ पे जो ऑर्चिड फार्मा अभी ईबिटा पॉजिटिव आई है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कंपनी ईबिटा पॉजिटिव आई है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी अपना काम कर रही है, और ओवरऑल यहाँ पे कंपनी अपना लॉस को भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे FY21 में कंपनी ईबिटा पॉजिटिव बनी, जो बिल्कुल ना के बराबर थी पहले FY20 में। ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे लॉस ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है, और मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका था। ठीक है, बाकी आपको इसका कॉर्पोरेट ग्रुप स्ट्रक्चर समझना है। धानुका ग्रुप, उसके बाद एक धानुका एग्रीटेक है जिसके अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग है, फिर धानुका लेबोरेटरीज है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, फिर ऑर्चिड फार्मा है, और यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग 2% है, जो अब यहाँ पे 10% हो जाएगी। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, प्रमोटर यहाँ पे क्या गेम खेल रहे हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों और क्यों इस शेयर से दूर रहना चाहिए, और कौन कौन शेयर से दूर रहना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हर बार की बात है, ये शायद 5वीं-6ठी बार बोल रहा हूँ, अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। जो कंपनीज NCLT या IBC में चल रही हैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो वीडियोकॉन, DHFL, ऑर्चिड फार्मा में हुआ था। ऑर्चिड फार्मा में पता है 218 शेयर के 1 शेयर हो गया था, रुचि सोया में 100 का 1 हो गया था, मतलब आपके पास 100 शेयर है 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे तो लक्ष्मी विलास बैंक जैसे केसेस। तो इन कंपनीज से अपने को दूर रहना बहुत 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 ज़रूरी है। अपने को ये नहीं देखना है कि आज आरकॉम में 5% का सर्किट लग रहा है तो हम 5% कमा लेंगे, पर आप ये भी देखो कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर सर्किट नहीं खुला और कल को लोअर सर्किट लगने लग गए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपके शेयर निकलेंगे नहीं। और उसके बाद जब यहाँ पे NCLT में और IBC में नया बंदा ले लेगा तो तुम्हारे शेयर जीरो हो जाएंगे या कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी, जैसे वीडियोकॉन में हुआ था। वीडियोकॉन में और DHFL में तो बहुत हद हो गई थी, मतलब कंपनी डीलिस्ट होगी, सब कुछ जीरो होगा, फिर भी वहाँ पे अपर सर्किट लग रहे थे और हम बोल बोल के थक गए। आज भी अगर आप देखोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ने है ना रोज़ हम लोग डाल रहे हैं जेट एयरवेज के बारे में। जेट एयरवेज के बारे में भी मैंने बोला था कि आप यहाँ पे दूर रहो। अगर ये देखोगे ना, मैंने डाल दिया था, मैं ऑलरेडी ये देखो अगर आप देखोगे जेट एयरवेज स्टे अवे फ्रॉम इट, ठीक है ना, मैंने डाला है। अच्छा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ ये एक स्टॉक मार्केट ऑटोमेटेड फीड है जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ ऑटोमेटेड बेसिस पे यहाँ पे अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में और आप ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। यहाँ पे बीट द स्ट्रीट सर्च करो, नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हो। बाकी सारे जो ऑर्चिड फार्मा के मेरे वीडियोस थे, अब भी लगभग हमने 3 वीडियो बनाए थे, जिसमें से एक फंडामेंटल एनालिसिस था, फिर Q4 के रिजल्ट थे, और एक हमने वीडियो बनाया था कि इसको आप यहाँ पे लोअर सर्किट में कैसे बेच सकते हो। वो ट्रिक भी मैंने बताई थी, आपके अभी ज़रूर काम आएगी। अच्छा, ऑर्चिड फार्मा अभी कितना नीचे जा सकता है? मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग 750 रुपये तक तो जा सकता है। जिस तरीके
तरीके की यहाँ पे हालतें हैं ना, 750 रुपये तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर नहीं जाता है आज नहीं तो कल ना कल कभी ना कभी चला जाएगा। ऐसा मत कमेंट कर देना भैया कि आपने बोला था गया नहीं, है ना। मैं तो यही बोलूँगा, आप इन कंपनी से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, ठीक है। जिसको नुकसान हो रहा है वो प्लीज़ एक बार आप एग्जिट ले लें, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए हमारे वीडियो ऑर्चिड फार्मा के सभी शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि उनका भी पैसा बच सके और वो भी यहाँ पे कुछ ज्ञान ले सके। थैंक यू सो मच।